बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? हमारा आज का जो लेक्चर है वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के हवाले से है। इस पहले लेक्चर के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें जो इंतहाई ज़रूरी हैं, जिनका हमें एक जनरली पता होना चाहिए, ना सिर्फ एज़ बीइंग लॉयर, बल्कि आपको पता है कि आजकल जो हमारे हालात चल रहे हैं तो उसमें हर दूसरे से तीसरा बंदा आपको नज़र आएगा कि जहाँ पर ये बच्चों की कस्टडी के मामलात, क्योंकि जो हमारे इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं फैमिली रिलेशंस के हवाले से, उसमें आपको पता है कि खुला की रेशो बढ़ चुकी है। और उसके अलावा खुला के अलावा जो सेपरेशन है, या कोई अगर लोग जो है वो सेपरेशन में रह रहे हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन एक रेज़ हो जाता है बच्चों की कस्टडी के हवाले से। तो पाकिस्तान में जो लॉ बच्चों की कस्टडी के हवाले से डील करता है वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट। कुछ लोगों के जहनों में एक मिसकंसेप्शन है कि जनाब ये जब हम फैमिली कोर्ट में जाके, अक्सर आपने दावे पढ़े होंगे कि जहाँ पर खुला का दावा किया जाता है, कंजुगल राइट्स का दावा किया जाता है, तो वहीं पे कस्टडी ऑफ माइनर भी उसमें मेंशन कर दी जाता है, एंड कस्टडी ऑफ माइनर। ऐसा कोई भी तरीक़ाकार, कोई भी लॉ ऐसा नहीं है। फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत आप कभी भी जाकर, फैमिली कोर्ट अलग है, गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट अलग है। आल दो असल में होता कुछ इस तरह है, जिस तरह आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। सेशन उसकी क्रिमिनल कैपेसिटी अलग है, डिस्ट्रिक्ट जज की सिविल कैपेसिटी उसकी अलग है। इसी तरह होता ये है नॉर्मली कि जो एक जज होता है उसी को फैमिली जज और उसी को ही एम्पावर कर दिया जाता है एज गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट के तौर पे। तो गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट के तौर पर एम्पावर होने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि जनाब वो फैमिली कोर्ट नहीं जा रहे आप, आल दो वो होता फैमिली कोर्ट ही है, बट वो फैमिली जज है, उसको पावर दी जाती है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के मुताबिक। तो वो जो डील करता है, जो लॉ जिसको देखता है, वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट होता है। इसके मुताबिक जनाब वो सारे फैसले करता है और इसके मुताबिक फर्दर जो प्रोसीडिंग होती है वो करता है। यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ गार्डियन एंड वार्ड एक्ट, तो आपको मैंने ये बता दिया कि जब भी किसी को बच्चे की कस्टडी चाहिए तो उसके लिए लाजिम है कि वो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के मुताबिक ही मुकदमा करेगा। उसके अलावा उसके पास यहाँ पर फैमिली कोर्ट्स में कोई ये वाली रेमेडी अवेलेबल नहीं है कि वो फैमिली सूट के साथ ही गार्डियन का जनाब उसमें मेंशन करके वहाँ से जाके वो कस्टडी ले लेगा। बेशक आप लिख भी देंगे, बट कोर्ट जो है वो इस आपके एक नॉर्मल जो खुला या इस किस्म का जो दावा होगा उसमें गार्डियन की जो आपकी एप्लीकेशन या प्रेयर है उसको कंसिडर नहीं करेगा। गार्डियन के लिए हमें एक सेपरेट एप्लीकेशन देनी पड़ेगी गार्डियन एंड वार्ड की। लेकिन जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो आपने समझना है वो ये है कि बाज़ औक़ात इस गार्डियन एंड वार्ड एक्ट और ऑन द अपोजिट साइड आप ले जाते हैं CRPC का सेक्शन 491। अच्छा, 491 की आप सेकंड क्लास पढ़ें तो वहाँ पर आपको एक लफ्ज़ नज़र आएगा कि हम तो जनरल सेंस में कहते हैं कि जी इल्लीगल डिटेंशन। ये इल्लीगल एंड इम्प्रॉपर डिटेंशन का लफ्ज़ वहाँ पर है कि जो पर्सन इल्लीगली आर इम्प्रॉपरली। तो क्योंकि अगर हम एक क्वेश्चन करें, यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये होगी जनाब मदर होगी बच्चे की, ये हो गया फादर, और उसके बाद ये हो गया माइनर। अगर इस माइनर की कस्टडी बाप के पास चली जाती है तो माँ क्या करती है, वो 491 के तहत एक पिटीशन फाइल कर देती है। तो वहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या बाप के पास अगर कोई बच्चा मौजूद है तो वो इल्लीगल डिटेंशन है? बाप के पास अगर कोई एक बेटा मौजूद है तो वो इल्लीगल डिटेंशन तो नहीं है। लेकिन वो और नॉर्मली वकला हजरात करते ही क्या हैं कि जब वो उसका टाइटल लिखते हैं तो टाइटल में क्या लिखते हैं, इल्लीगल डिटेंशन। ओ भाई, बाप के पास इल्लीगल डिटेंशन नहीं, हाँ इम्प्रॉपर डिटेंशन है। तो वहाँ पर जब आप लफ्ज़ पढ़ें, खोलें आप लोग 491 खोलें, वहाँ पर जाकर उसको आप देखें, उसकी सेकंड क्लास देखें, तो वहाँ पर होगा कि इल्लीगली एंड इम्प्रॉपरली डिटेन्ड। तो बाप के पास जो कस्टडी है, या अगर बाप मुकदमा लगाता है माँ, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि किस वक्त 491 उसकी पिटीशन लगेगी और किस वक्त हम किसके मुताबिक जाएंगे, गार्डियन एंड वार्ड। देखिए, जो 491 आपका, जिसको हम हैबियस कॉर्पस कहते हैं, हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है? हैबियस कॉर्पस का मतलब है हैव हिज बॉडी, और हैव हिज बॉडी में क्या है कि किसी, अब यहाँ पर इस सेंस में जब हम पढ़ेंगे तो हम कहेंगे, इल्लीगल का लफ्ज़ तो यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन इल्लीगली और इम्प्रॉपरली, इल्लीगली और इम्प्रॉपरली डिटेन्ड पर्सन के लिए हम लगाते हैं हैबियस कॉर्पस की पिटीशन।
तो किस वक्त हैबियस कॉर्पस की पिटिशन लगाएंगे और कब हम गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत एप्लीकेशन देंगे फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन। तो जो 491 है इट्स ओनली अ समरी प्रोसीजर, ये सिर्फ एक समरी प्रोसीजर है और इनफैक्ट हमारे जो इस वक्त अदालतों में इसका जो एक इस्तेमाल है वो गलत है, ये उस वक्त एप्लीकेबल होगा। अब पहला क्वेश्चन तो ये रेज हुआ कि क्या अल्टरनेट रेमेडी होने के बावजूद आप 491 की पिटिशन कर सकते, क्योंकि पिटिशन में जाने के लिए हमें कोर्ट को बताना पड़ता है दैट आई हैड नो अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल। 199 के अंदर भी आप पिटिशन लगा देते हैं, किस चीज़ की पिटिशन लगा देते हैं आप 199 में पिटिशन लगा देते हैं बच्चे की कस्टडी के लिए। तो जब 199 में लगाते हैं तो 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सबसे पहले क्या कहता है कि इफ़ देयर इज़ नो एडिक्वेट रेमेडी अवेलेबल तो आप मेरे पास आ जाएं। तो एडिक्वेट रेमेडी तो अवेलेबल है, गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट। तो क्या इस रेमेडी के मौजूद होते हुए ये रेमेडी आप अवेल कर सकते हैं या नहीं? इसका जवाब सबसे पहले आप लिख लें। इसका जो जवाब हमें मिलेगा वो मिलेगा 1997 SCMR 1680, 1997 SCMR पेज 1680। ये किस चीज़ को डील करता है? ये केस लॉ डील करता है कि जो रेमेडीज़ हैं कस्टडी की हमारे पास, कस्टडी ऑफ माइनर अंडर 491 एंड गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट। तो यहां पर क्लियर किया गया कि भाई इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है वो हाई कोर्ट को उसकी पावर से डिबार नहीं करता, वो क्रिमिनल कोर्ट को उसकी पावर से डिबार नहीं करता। एक्चुअली इसमें एक डिफरेंस है जो कि कोर्ट को कंसिडर करना चाहिए था और वो यहाँ पर लिखा हुआ है। एक केस ला आप लिखें कि 491 होना कब चाहिए, टाइम या एप्लीकेशन ऑफ 491, ग्राउंड्स इसके क्या हैं। तो जो मिक्स ये चीज़ें होंगी, अगर आप इस ग्राउंड को देखें 2005 YLR 883, 2005 YLR 883, ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइजेस जुरिस्डिक्शन इन केसेस ऑफ अर्जेंसी। तो जो 491 असल में जो था वो था इन केस ऑफ अर्जेंसी। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। अब इसमें तो अभी तो प्रैक्टिस में तो ये चल रहा है ना कि जब आपका दिल चाहे 491 लगाएं और बच्चे की जनाब कस्टडी आप ले ले। ये टोटल मैं हैरान होता हूँ कि जब आप अदालतों में जाते हैं तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी इस चीज़ का ख्याल नहीं करता कि यार ये मेरा केस बनता भी है या ये गार्डियन एंड वार्ड्स का केस है। 491 में कोर्ट उस वक्त इंटरवीन करेगा कि जब देयर इज एन अर्जेंसी, मतलब एक छोटा बच्चा दूध पीता है, एक सकलिंग बेबी है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया अर्जेंसी इस केस में भी जिक्र किया गया कि अगर एक सकलिंग बेबी है, एक दूध पीता बच्चा है, उसका बाप अगर उसको उसकी माँ से छीन कर ले जाता है, यहाँ पर अगर आप माँ को कहेंगे कि जाओ जनाब तुम गार्डियन एंड वार्ड का केस लगा लो, तो अब माँ जब गार्डियन एंड वार्ड का केस लगाएगी तो उस पर तो टाइम लगेगा। ऑल तो वहाँ पर भी इंटरम कस्टडी की ऑप्शन मौजूद है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के अंदर, लेकिन फिर भी उस पर भी टाइम लगेगा। तो अब इधर अर्जेंसी आ गई। नेचर ऑफ द केस है कि जनाब एक छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा है, एक बीमार बच्चा है, तो उसकी जो बेहतर केयर है वो कौन कर सकता है? उसकी माँ कर सकती है। तो यहाँ पे कोर्ट कंसिडर करेगा 491 में और आपको उस बच्चे की कस्टडी दे देगा, लेकिन अर्जेंसी के अंदर। या दूसरी सूरत उस वक्त 491 में आता है कि कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने, फैमिली कोर्ट ने, गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट ने क्या कर दिया, गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट ने मदर को डिक्लेयर कर दिया दैट मदर इज द गार्डियन। अब बाप को क्या करना चाहिए? अगर बाप ये कहता है कि जो मदर है वो अपने गार्डियन के फ़राइज़ पूरे नहीं कर रही, कैसे पूरे नहीं कर रही? उसकी जनाब प्रॉपर केयर नहीं कर रही। अगर प्रॉपर केयर मदर नहीं कर रही तो फादर को क्या चाहिए? गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में रेमेडी मौजूद है कि वो उसके रिमूवल के लिए दरख्वास्त दे और अपनी अपॉइंटमेंट के लिए दरख्वास्त दे। लेकिन बाप जो है वो क्या करता है कि ये रिमूवल और अपॉइंटमेंट के लिए दरख्वास्त नहीं देता, जाता और जाकर बच्चे को छीन लेता है। अब यहाँ पर माँ के पास हक है कि अब वो 491 में जाए कि जी मैं एक डिक्लेयर्ड गार्डियन हूँ और मुझे बच्चे की कस्टडी लेकर दी जाए,
ये नहीं है कि जनाब कोई भी बंदा उठता है जाकर अदालत में जाता है जी मुझे 491 में कस्टडी लेकर दे दें। और भाई 491 या अर्जेंसी है या नेचर ऑफ द केस है। यहाँ पर वेलफेयर ऑफ द माइनर नहीं देखा जाएगा 491 में, यहाँ पर अर्जेंसी देखी जाएगी। और यहाँ पर देखी जाएगी कि अगर एंटाइटल्ड गार्डियन से उस बच्चे को कोई ले जाता है तो कोर्ट के आप क्या करेंगे 491 लगाएंगे कि जनाब मैं गार्डियन हूँ और मुझसे बच्चे को, तो यहाँ पर हमें शो करना होता है कि जनाब ये अभी अभी हुआ है कि कल ही छीन कर वो ले गए। क्योंकि अगर आप कहते हैं जी साल से उसके पास है तो फिर अदालत यही करती है कि जनाब हम इसमें इंटरवेन नहीं करेंगे, ये किसका मामला है, ये मैटर ऑफ गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट। लेकिन अगर गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट ने पहले से एक माँ या बाप के हक में फैसला दिया हुआ है और उसके बाद जो दूसरी पार्टी अगर वो बच्चे को छीन कर ले जाती है, फिर आपको गार्डियन वार्ड में तो जाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप गार्डियन डिक्लेयर हो चुके हैं। तो अगर कोई डिक्लेयर्ड गार्डियन है उससे बच्चे को अगर कोई लेगा तो वो डेफिनेटली कहाँ जाएगा, वो 491 में जाएगा कि जनाब मैं डिक्लेयर्ड गार्डियन हूँ और मुझसे बच्चे की कस्टडी लेकर क्या किया गया, मेरे साथ नाइंसाफ़ी की गई है, ज़्यादती की गई है, लिहाजा बच्चे की कस्टडी लेकर मुझे दी जाए, तो यहाँ पे 491 लगेगा। तो 491 की जो करंट एप्लीकेशन है कि किसी भी केस में, तो वो क्या है, वो गलत है। तो हाँ, यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने केसला बताया कि यहाँ पर ये क्लियर कट कहा गया है कि गार्डियन प्रोविजन अंडर सेक्शन 491 CRPC एंड गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट हैज़ नो रेलेवेंसी विद ईच अदर एंड आर एंटायरली डिफरेंट एंड नो क्वेश्चन ऑफ वन फॉर एक्सक्लूडिंग द अदर। ये दोनों अलग हैं, तो हम भी वही कह रहे हैं कि ये दोनों क्या हैं, अलग हैं। तो 491 में किसी को गार्डियन डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। 491 में तो ये है कि अगर ऑलरेडी गार्डियन डिक्लेयर्ड है तो उसको बच्चा देना, और अगर ऑलरेडी गार्डियन डिक्लेयर्ड नहीं है तो जो लास्ट बच्चा जिसके पास था उसको उठाकर बच्चा दे देना कि जनाब इसके साथ क्या हुई है। क्योंकि इसका प्रॉपर तरीका तो यही है कि अगर आपको गार्डियनशिप चाहिए तो आप गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के मुताबिक जाकर प्रॉपर एक क्या फाइल करें, पिटिशन फाइल करें। फिर वो हम आगे चल के पढ़ते हैं कि पर्सन, क्योंकि गार्डियन एंड वार्ड में दो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। एक तो है गार्डियन बच्चे की गार्डियनशिप, गार्डियन ऑफ पर्सन, और एक है गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी, उस बच्चे की प्रॉपर्टी की गार्डियनशिप। फिर हम डिफरेंट सिचुएशंस पढ़ेंगे कि अगर एक बच्चा है वो लाहौर में रहता है, उसकी एक प्रॉपर्टी फैसलाबाद में, एक मुल्तान में है, एक बहावलपुर में है, तो अब उस बच्चे की जो गार्डियनशिप होगी वो किस शहर से मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या उसका तरीक़ाकार होगा, वो हम आगे चल के देखते हैं। और इसमें एक और अहम पॉइंट जो अक्सर लोग भूल जाते हैं वो एज का है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, 18 और 21 साल, ठीक है। और वो कन्फ्यूज़न क्या है, वो ये है कि जब आप गार्डियनशिप की एप्लीकेशन देते हैं तो वो ऐसे बच्चे के लिए दी जा सकती है हु इज़ लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। किस बच्चे के लिए दी जाएगी, 18। लेकिन जब 18 साल से कम उम्र बच्चे के आप गार्डियन अपॉइंट हो जाते हैं तो गार्डियन 21 साल तक रहता है। मतलब ये है कि अगर आज एक बच्चे की उम्र है फॉर एग्जांपल 17 साल 6 महीने और आप उसके गार्डियन अपॉइंट हो जाते हैं तो आप पूरे 21 साल तक उसके गार्डियन रहेंगे। लेकिन क्या है, अगर आप उसके गार्डियन अपॉइंट नहीं होते 18 सालों में तो 18 सालों के बाद आप अपॉइंटमेंट की दरख्वास्त नहीं दे सकते। अच्छा, एक मज़े की मैं आपको बात बताऊँ, मैं हैरान होता हूँ हमारी अदालतों के ऊपर भी। असल में पहले जो है ना, आप 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन उठा लें, वहाँ पर वोटर की एज कितनी थी, 21 ईयर्स। तो कुछ लॉज में 21 ईयर था, कुछ में 18 ईयर्स था। हमने 21 को क्या कर दिया अपने पाकिस्तान में, वोटर को भी क्या कर दिया 18 साल, वो हमने 18 कर दिया, और उस 21 को हमने 18 नहीं किया, वो पुराना वैसे ही रह गया। तो हमने उसकी ये तशरीह अलग से कर दी कि जी वो 18 साल तक अपॉइंट होगा और कदर तक रहेगा 21 साल। हमने कानून को चेंज करने की जहमत नहीं की, हमने कर दिया कि 18 और वो क्या है, वो 21 है, और हमने उसको जनाब जस्टिफाई कर दिया। इस मकसद के लिए जो है ना, पाकिस्तान के हिसाब से जो स्पेशली जो जजमेंट्स भी, और वो मैंने एक मिसाल पढ़ी मुझे बड़ी पसंद आई, और पाकिस्तान में ये ऐसा ही है। कैसा है, एक बंदे ने एक तजर्बा किया, उसने ना 5 बंदर लिए, 5 बंदरों को एक पिंजरे में डाल दिया, और पिंजरे के अंदर जो है ना एक सीढ़ी लगा दी, तकरीबन इतने 10-1 फुट हाइट का उसने पिंजरा बनाया, सीढ़ी लगा दी, और सीढ़ी के ऊपर जो है ना एक थोड़ा सा वो प्लेटफॉर्म बनाकर वहाँ पर उसने केले रख दिए। अब बंदर केले का शौकीन है।
जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी पे चढ़ने की क्या करता, कोशिश करता, वो गरम गरम पानी, फुल गरम पानी वो उन बंदरों के ऊपर डाल देते। अब एक बंदर ऊपर चढ़ा, केले को देखकर उन्होंने फुल गरम पानी डाला, तो जनाब बंदर नीचे आ गया। अब कुछ देर बाद दूसरा बंदर वो ऊपर चढ़ने लगा, उन्होंने क्या किया, फिर ऊपर से पानी डाला। जब फिर दोबारा ऊपर से पानी डाला तो फिर बंदर जनाब नीचे। अब तीसरी बार एक बंदर चढ़ने लगा ना, तो अब बंदरों का जहन बन चुका था कि जब कोई बंदर ऊपर जाता है तो गर्म पानी आता है। तो उन्होंने उसको क्या किया, टांग से खींच लिया कि भाई तेरी वजह से जो है ना हमारे ऊपर गर्म पानी ना आ जाए। तो अब ये रूटीन बन गई कि कोई भी बंदर ऊपर चढ़ता तो उनके जहन में यही था कि बंदर ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा, ऊपर से गर्म पानी आएगा। तो वो उसकी टांग क्या करने लग गए, खींचने लग गए। अगर वो चढ़ तो उसको मारते भी सही कि तेरी वजह से हमारे ऊपर जनाब गर्म पानी आ जाता है। कुछ अर्से बाद उन्होंने क्या किया कि एक बंदर वहाँ से निकाल दिया और एक नया बंदर उसमें डाल दिया। अब नए बंदर को पिछली कहानी का तो नहीं पता था कि जनाब पानी आता है ये वो। उसने केले देखे, उसने ठग करके चढ़ने की कोशिश की, चारों ने उसको पकड़ के फिर क्या किया, खूब मारा। अब 2-3 बार उसने ये सीन देखा, फिर कुछ अरसे बाद उन्होंने एक और बंदर भी उसमें डाल दिया। अब 2 बंदर रिप्लेस हो गए। जब बंदर रिप्लेस हुए, जब दूसरा बंदर ऊपर चढ़ा तो अब उसको मारने वालों में वो बंदर भी शामिल था जो फर्स्ट वन रिप्लेस था, जिसको असल कहानी का पता कोई नहीं था। और कुछ अरसा ऐसा हुआ कि 5 बंदर रिप्लेस हो गए, बट वो सूरत वहीं पे रही, मारने मराने। और हमारे पाकिस्तान में सेम यही सिचुएशन है। कोई बंदा रीज़न नहीं देखता। ओ भाई, ये कानून जिस वक्त आया था, अंग्रेज़ साहब बहादुर था, उसने अवाम को जलील करना था, खार करना था। उसने ये कानून किसी कंपनसेशन के लिए नहीं दिया था, काले और गोरे का कानून था। अगर ये इतना ही अच्छा कानून होता तो ये उसके मुल्क में भी होता। उसके मुल्क में अगर ये कानून नहीं है तो मतलब उसने सिर्फ ये कानून काले और गोरे के फ़र्क के लिए दिया था। लेकिन हम आज भी मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं। हम आज भी बस उसी चीज़ को इधर से टांका लगाते हैं, इधर से टांका लगाते हैं, इधर से टांका लगाते हैं। खुदा का खौफ करो, एक बार सब चीज़ें क्या करो, फ्रेश करो, ठीक करो, सही करो, और मामला आपका क्या हो जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह कभी भी ऐसा नहीं होगा। बेसिक चीज़ें पता चल गई। जो मेन 2 पॉइंट हैं, पहला पॉइंट क्या है, 491 कब एप्लीकेबल होगा और गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट कब एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर भी एप्लीकेबिलिटी के मामले में जो प्रैक्टिस चल रही है वो कुछ गलत ही है, बट एक्चुअल होना ये चाहिए इन केस लाज की रोशनी में कि अर्जेंसी है, कोई सकलिंग बेबी है, अगर उसको बाप उससे छीन लेता है या कोई और उसे छीन के लेकर चला जाता है तो 491 में समरी प्रोसीडिंग के तौर पर कोर्ट बाकी बातें नहीं सुनेगी, सिर्फ कस्टडी लेकर दे देगी। अगर किसी को एतराज़ होगा तो कहेगी कि जाओ आप किधर चले जाओ, गार्डियन एंड वार्ड। जो परमानेंट अपॉइंटमेंट ऑफ द गार्डियन है वो सिर्फ किस कानून के तहत होगी, गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत हो सकती है। इसके अलावा किसी और कानून के तहत जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ द गार्डियन आपकी नहीं हो सकती, वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के मुताबिक ही हो सकती है। तो अब आगे चलते हैं जनाब। इस गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के हवाले से इसका जो सेक्शन 1 है, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द पाकिस्तान है। और उसके बाद क्या है जनाब, ये 21 मार्च 1890 को एप्लीकेबल हुआ था और फिर 1 जुलाई को ये इन्फोर्स हो गया था। तो जो 1 जुलाई को इन्फोर्स हुआ तो मतलब ये कौन सा लॉ बन गया, ये आपका लॉ बन गया जनाब। और जो हम हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सेक्शन 2 के साथ आप इसको पढ़ें। सेक्शन 2 इसका क्या है, सेक्शन 2 का लास्ट सेंटेंस अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, कैन नथिंग इन दिस एक्ट शेल बी कंस्ट्रूड टू अफेक्ट or in any way derogate from the jurisdiction or authority of any court of wards or to take away any power possessed by any high court। सेक्शन 2 ने खुद कह दिया कि भाई ये कानून ना तो हाई कोर्ट से उसकी पावर लेगा और ना हाई कोर्ट 491 के चक्कर में गार्डियन एंड वार्ड एक्ट से इसकी पावर ले सकता है। ये अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगे और वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगे। सेक्शन 2 ने क्या कह दिया कि सेविंग ज्यूरिसडिक्शन है जनाब। किसकी सेविंग ज्यूरिसडिक्शन है, दोनों अदालतों की। मींस कि इस कानून का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हाई कोर्ट की पावर ख़त्म हो गई, और हाई कोर्ट की पावर होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट एक्ट या इसकी जो पावर है वो इफेक्ट होगी। ऐसी कोई भी बात इसमें मौजूद नहीं है। सेक्शन 3 है, सॉरी सेक्शन 2 रिपील हो चुका है, ये सेक्शन 3 है। अब आगे चलते हैं जनाब इसके हम डेफिनेशन क्लास की तरफ, सेक्शन 4 की तरफ। कि डेफिनेशन क्लास क्या कह रही है, इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो यहाँ पर हैं। डेफिनेशन क्लास में अच्छा पहली तो चीज़ ये आपको पता होना चाहिए, एक है गार्डियन
और एक कौन होता है, वार्ड। ये वो वाला वार्ड नहीं है जो हमारा होता है, जो मैं वार्ड नंबर 5 में रहता हूँ, वार्ड नंबर 6 में। गार्डियन हो गया सरप्रस्त, सरप्रस्त या हो गया केयर टेकर। और वार्ड कौन है, अ माइनर फॉर होम अ गार्डियन इज अपॉइंटेड। और वो बच्चा जिसके लिए गार्डियन अपॉइंट किया जाता है, ही इज कॉल्ड अ वार्ड। तो बच्चा जो है वो वार्ड है, और जो सरप्रस्त है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है गार्डियन। इसलिए हम कहते हैं कि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है जनाब। इसमें मेन चीज़ है एज, माइनर की एज क्या है। तो माइनर की जो एज को यहाँ पर डिफाइन किया गया कि ये जो माइनर वर्ड है, माइनर की एज जो पाकिस्तान में एक एक्ट है, कौन सा एक्ट है, मेजॉरिटी एक्ट। तो मेजॉरिटी एक्ट के मुताबिक माइनर की एज डिटरमिन की जाएगी। तो मेजॉरिटी एक्ट 1875, मेजॉरिटी एक्ट 1875 के मुताबिक कोई भी जो बच्चा लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज है, वो क्या है, लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज जो बच्चा है, ही विल बी कॉल्ड अ माइनर। तो यहाँ पर क्या है कि गार्डियन मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन हो गया, और वार्ड मीन अ माइनर फॉर हुज पर्सन आर प्रॉपर्टी आर बोथ देयर इज़ अ गार्डियन। तो माइनर वो बच्चा है जिसकी उम्र 18 साल से कम है और जिसके लिए गार्डियन अपॉइंट किया जाता है फॉर पर्सन और प्रॉपर्टी। मतलब गार्डियन कितने पर्पज़ के लिए किया जाएगा, पर्सन के लिए और प्रॉपर्टी के लिए। यहाँ पर एक बात जहन में रख लें, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या एक बच्चे के लिए एक से ज़्यादा गार्डियन अपॉइंट हो सकते हैं, यस, बट पर्सन का एक गार्डियन होगा, उसकी प्रॉपर्टी का अलग गार्डियन हो सकता है। एंड इफ़ द प्रॉपर्टी जो है वो मोर देन वन प्लेसेस पर है, तो हर प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग गार्डियन भी हो सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन ही पूछा जाए कि क्या एक बच्चे के लिए एक से ज़्यादा गार्डियन अपॉइंट हो सकते हैं, तो यस, एक बच्चे के लिए एक से ज़्यादा जो गार्डियन है वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। इसमें कोई किसी किस्म का लीगल जो इशू है वो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अगली बात क्या चीज़ है कि ये मुकदमा कहाँ चलेगा। अब एक और फिर इसमें कन्फ्यूजन आ जाता है, हम वो क्लियर कर लेते हैं कि गार्डियन एंड वार्ड का मुकदमा सिर्फ यहाँ पर इस हद तक के जो इसमें डेफिनेशन क्लास में है कि ये जो मुकदमा है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनेगा। इस पॉइंट को मैं क्लियर करवा देता हूँ। एक तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला पॉइंट आपको मैं क्लियर करवा देता हूँ जनाब, और दूसरा ये जो 18 ईयर्स वाला मैंने आपको पॉइंट बताया है कि जो अपॉइंटमेंट है वो 18 ईयर्स तक होगी। इसमें केस ला लिखे आप PLD 1962 कराची, ये जो एज ऑफ मेजॉरिटी यहाँ पे PLD 1962 कराची, और पेज इसका 462 है। यहां पर जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा कि गार्डियन अपॉइंट होगा लेस देन 18 ईयर्स, बट रहेगा कब तक, 21 साल तक। जब वो अपॉइंट होगा तो गार्डियन कहां तक रहेगा, 21 साल तक गार्डियन रहेगा। वो यहां पर कहा गया अंडर सेक्शन 3 ऑफ मेजॉरिटी एक्ट 1875 मिनॉरिटी सीसेस ऑन कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स, कि जब एक बच्चा उसकी एज 18 साल हो जाएगी तो मेजॉरिटी एक्ट का सेक्शन 3 कहता है कि वो माइनर नहीं, वो क्या बन जाएगा, मेजर बन जाएगा। बट वेयर द गार्डियन ऑफ माइनर इज अपॉइंटेड बाय कोर्ट द एज ऑफ द मेजॉरिटी इज एक्सटेंडेड टू 21 ईयर। लेकिन जहां पर गार्डियन अपॉइंट हो जाएगा तो वहां पर उसकी एज क्या हो जाएगी, 21 ईयर। तो 21 ईयर को उसको आप मेजर कंसिडर करेंगे। 21 ईयर से पहले हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, माइनर कंसिडर करेंगे। अगर 18 साल से पहले गार्डियन अपॉइंट हो जाएगा तो, अगर 18 साल से पहले गार्डियन अपॉइंट नहीं होगा तो 18 साल के बाद गार्डियन अपॉइंट नहीं हो सकता। बट अगर 18 साल से पहले गार्डियन अपॉइंट हो गया तो फिर वो बच्चा 21 साल तक उस गार्डियन के मातहत रहेगा। 21 साल के बाद वो गार्डियन क्या है, वो उस गार्डियन को, बच्चे को माइनर से मेजर का स्टेटस दिया जाएगा और फिर ये मामला यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो एक तो ये पॉइंट आप जहन में रख लें। अच्छा, अदालत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लॉ में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये मुकदमा कौन सुनेगा जनाब, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनेगा। लेकिन इसको हमने मिलाकर पढ़ना है 4A के साथ। अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो इस चीज़ को हमने किसके साथ मिलाना है, 4A है। ये डेफिनेशन क्लास की बात, सेक्शन 4 में ये डेफिनेशन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हवाले से, लेकिन हम इसको किसके साथ मिलाएंगे, 4A। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जनाब अपीलेट फोरम क्या है इन केसेस ऑफ गार्डियन एंड वार्ड्स, कहाँ पर आप अपील फाइल करेंगे। तो बंदा सोच में पड़ जाता है क्योंकि यहाँ पर तो लिखा हुआ हाई कोर्ट लिखा हुआ है, कहीं पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिखा हुआ है। तो क्या है,
जो एक्चुअल गार्डियन एंड वार्ड की एक्चुअल पावर है, जिसको एक्स ऑफिशियो कहते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास है। एक्चुअली कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट जज होगा। लेकिन 4A ये कहता है कि हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर चाहे तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के सबॉर्डिनेट कोर्ट को ये पावर कन्फर कर दे कि वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत मुकदमा सुन सकते हैं। तो 4A के मुताबिक जब ये पावर कन्फर हो जाएगी, किसको कन्फर हो जाएगी? ये कन्फर हो जाएगी, फॉर एग्जांपल नॉर्मली होता क्या, किसको कन्फर की जाती है? फैमिली कोर्ट जो होता है उसी को पावर कन्फर कर दी जाती है। किस चीज़ की? गार्डियन एंड वार्ड की। और उसको इख्तियारात किस चीज़ के दे दिए जाते हैं? किस कोर्ट के बराबर होते हैं? सिविल जज के बराबर। तो अगर सिविल जज किसी सिविल जज को गार्डियन एंड वार्ड की पावर कन्फर की जाएगी तो इसकी अपील कहां पर आएगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का मुकदमा चलेगा, ट्रायल चलेगा, तो फिर उस सूरत में फर्दर क्या होगा? अपील कहां पर जाएगी? हाई कोर्ट में जाएगी। तो अपील जो है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के हवाले से दोनों जगह पर फाइल हो सकती है। कहां पर फाइल हो सकती है? डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकती है। अगर मुकदमा चला किसके पास? सिविल जज जो इम्पावर्ड था फैमिली इसके तौर पर, गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट के तौर पर, तो उसके खिलाफ जो अपील है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और अगर आपने एप्लीकेशन फाइल की थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इन इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, तो फिर उसके खिलाफ कहाँ जाएगी? आपकी हाई कोर्ट में जाएगी। उसके अलावा जनाब यहाँ पर कुछ और डेफिनेशंस हैं। एक डेफिनेशन यहाँ पर आप देख लें, और फिर वहीं पे जो ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन है वो डेफिनेटली क्या होगा कि अगर एक सिंपल सी चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए, अगर मुकदमा फ़ाइल आप कहाँ पर करते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज के पास करते हैं, तो ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन कहाँ पर लगेगी? हाई कोर्ट में लगेगी। और अगर आप मुकदमा कहाँ पर फाइल करते हैं? सिविल जज इम्पावर्ड है, तो ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन कहाँ पर लगेगी? डिस्ट्रिक्ट जज के पास लगेगी। दूसरा यहाँ पर कलेक्टर का जिक्र किया गया, ये वही कलेक्टर है जिसका हमने कुछ दिन पहले पढ़ा है। किस कलेक्टर का हमने पढ़ा है? हमने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर एक कलेक्टर के बारे में पढ़ा है। और वो कलेक्टर एक एक्टिव पर्सनैलिटी है कि सिविल मैटर्स हों, क्रिमिनल मैटर्स हों, कोई अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी हो, कोई सेल ऑफ द प्रॉपर्टी हो, तो कौन करता है? कलेक्टर करता है। इसी तरह जब हम बात करेंगे गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में, तो बाज़ औक़ात ये ज़रूरत पड़ जाती है कि अगर किसी वार्ड की प्रॉपर्टी, नॉर्मली जो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, अगर वो किसी ज़िले के अंदर मौजूद है, तो कलेक्टर को उस प्रॉपर्टी का गार्डियन बना दिया जाता है कि ताकि वो अपनी ही उसमें सरपरस्ती में क्या करे? उस प्रॉपर्टी को लुक आफ्टर करे। क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है कि वो अपनी हायरार्की के ज़रिए से डिफरेंट अटैच जो लैंड्स होती है उसकी क्या करवा रहा होता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह का उसका ख्याल रख रहा होता है। तो यहाँ पर गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में भी हम दरख्वास्त, उसमें क्या है कि उसमें वो जो कलेक्टर है वो खुद क्या देता है, उसको फिर दरख्वास्त वगैरह प्रॉपर ये काम करने की ज़रूरत नहीं, वो एक लेटर लिख देता है वो इसको गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट को कि जनाब मुझे अपॉइंट कर दें, इस बच्चे की प्रॉपर्टी हमारे एरिया में आती है, तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसका जो है वो गार्डियन के तौर पर हम उसको जो है वो देखभाल उसकी कर लेंगे। तो वो कलेक्टर जो है ये वही वाला कलेक्टर जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक, लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक जो कलेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं, ये वही है। और प्रेस्क्राइब्ड का मतलब यहाँ पर क्या होगा? प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल्स ऑफ द हाई कोर्ट। ये हमारा हो गया सेक्शन 4। सेक्शन 5 रिपील्ड है। अच्छा, सेक्शन 6 में आ जाऊँ थोड़ा सा। सेक्शन 6 क्या कह रहा है? सेक्शन 6 भी जो है वो एक सेविंग क्लास कह लें कि वो किसी और कानून को कोई पावर दे रहा है। सेक्शन 5 रिपील्ड है। 6 कहता है सेविंग ऑफ पावर टू अपॉइंट इन अदर केसेस। सेविंग ऑफ पावर टू अपॉइंट इन अदर केसेस। एक चीज को छोड़कर कहता है कि अगर तो कोई यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट है तो फिर तो यही कानून लगेगा। अगर कोई यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट है तो यही कानून लगेगा। अगर इसके अलावा, अब देखें, अब यहां पर जो कानून है ना हमारा गार्डियन एंड वार्ड एक्ट, वो कोई नाम स्पेसिफाई नहीं करता कि गार्डियनशिप माँ के पास होगी, बाप के पास होगी, नानी के पास होगी। वो एक ही लफ्ज़ कहता है जब वो ग्राउंड की बात करता है, पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड वाइल अपॉइंटमेंट ऑफ द गार्डियन। वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है? वेलफेयर ऑफ द गार्डियन। वो कहता है कि जी कोर्ट ने सिर्फ एक चीज़ देखनी है, वेलफेयर। बट अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर देखें तो वहाँ पर थोड़ा सा तरीकाकार चेंज है। वहाँ पर हमने ये भी पढ़ा कि जब किसी माँ की सेकेंड मैरिज होगी तो वो अपना गार्डियनशिप का राइट लॉस कर जाएगी, लेकिन कानून में नहीं है। फिर वहाँ पर तरीकाकार है कि जनाब एज की लिमिट है, यहाँ पर कोई एज की लिमिट भी मौजूद नहीं है। तो अब अगर कन्फ्लिक्ट आ जाए गार्डियन एंड वार्ड एक्ट और मुस्लिम लॉ,
या हिंदू लॉ, तो सेक्शन 6 कहता है कि भाई अगर कोई और लॉ में कुछ प्रोवाइडेड है और अगर उस कानून के तहत कोई बच्चे का गार्डियन अपॉइंट हो जाता है तो वो गार्डियन रहेगा, उसकी गार्डियनशिप ख़त्म नहीं हो जाएगी। इस हवाले से भी आप एक केस ला लिख लें, PLD 1960, डाका 1948। PLD 1960, डाका 1948। तब हम इकट्ठे थे इसलिए हमारी जो PLD अभी भी जो है ना वो इफेक्टिव है। द गार्डियन एंड वार्ड एक्ट डज नॉट इंटरफेयर विद पर्सनल लॉज ऑफ हिंदू एंड द मुस्लिम। Section 6 of the Act itself makes it clear that power of appointment of guardian under the personal laws of the Hindus and Muslim has not been taken away. Guardian and Ward Act जी PLD 1960, डाका 1948, इसका ये पेज है 948 ही है, तो मैंने क्या कहा और 948 है, वो हो गया होगा, स्लिप ऑफ टंग है। ठीक है जनाब। उसके बाद क्या चीज़ है कि यहाँ पर इस केस में यही कहा गया कि जो पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ की अगर हम बात करें या चाहे हिंदू पर्सनल लॉ की बात करें, तो जैसा कि सेक्शन 6 का लास्ट सेंटेंस अगर आप पढ़ें तो वो क्या कहता है कि नथिंग इन दिस एक्ट शेल बी कंस्ट्रूड टू टेक अवे और डेरोगेट फ्रॉम एनी पावर टू अपॉइंट अ गार्डियन of his person or property or both which is valid by the law to which the minor is subject। तो वो बच्चा जिस कानून के मातहत है, अगर आप उस कानून के तहत उसका गार्डियन अपॉइंट कर देते हैं तो फिर गार्डियन एंड वार्ड एक्ट उसको इंटरवीन नहीं कर सकता। मतलब अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ के असूल के मुताबिक कोई गार्डियन अपॉइंट किया गया है तो उस सूरत के अंदर गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। सेक्शन 6 ने कह दिया कि अगर किसी और कानून में कोई चीज़ मौजूद है तो वो एप्लीकेबल होगी, अगर वो मौजूद नहीं है तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, हम इसकी एप्लीकेबिलिटी की तरफ आएंगे। क्योंकि वहाँ पर अगर आपको याद, हमने हिजानत का टॉपिक पढ़ा था मुस्लिम पर्सनल लॉ में, और फिर हमने क्या किया था, पूरी एक डिटेल पढ़ी थी कि जनाब कौन कौन से रिलेशन, पहले फीमेल रिलेशन थे, फिर मेल रिलेशन की एक पूरी लाइन थी। उसके बाद फिर हमने कहा था कि जो फीमेल है, जो वाइफ है, वो माँ है, वो कब कब क्या हो जाएगी, डिबार हो जाएगी फ्रॉम द राइट ऑफ द गार्डियनशिप। तो उसमें हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी थी कि अगर वो सेकंड मैरिज करती है या कोई और ऐसी जगह पर रहती है कि जो ऐसी इस किस्म की है कि वो ठीक नहीं है, इमोरल लाइफ गुजारती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो वो वहाँ पर लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ देखी जाएगी वो देखा जाएगा वेलफेयर ऑफ द माइनर। बेशक एक बच्चा जो वो छोटा है, बट अगर उसकी वेलफेयर बाप के साथ है तो इवन देन कोर्ट माँ और बाप की वो जो एज की भी जो लिमिट की हम बात करते हैं, एक्चुअली वो एज लिमिट केस लॉज में डिफाइंड है, बट वो एज लिमिट कहीं पर आपको लॉ के अंदर नज़र नहीं आएगी, क्योंकि लॉ में एक ही चीज़ है और वो क्या है, वेलफेयर ऑफ द माइनर। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जो कोर्ट को कंसीडर करने चाहिए वाइल अपॉइंटमेंट ऑफ द गार्डियन। बट ये इसका पहला मेन एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें मैंने आपको ये बताना था एक्चुअली कि 491 और गार्डियन एंड वार्ड एक्ट। 491 एक्चुअली इन केस ऑफ इमरजेंसी है, कोई सकलिंग बेबी है या डिक्लेयर्ड गार्डियन से अगर किसी को लिया जाएगा तो वो इम्प्रॉपर उस डिटेंशन में आएगा, तो इम्प्रॉपरली डिटेन्ड पर्सन के लिए अब 491। और अगर एक परमानेंट डिक्लेरेशन ऑफ द गार्डियन है, अपॉइंटमेंट ऑफ द गार्डियनशिप है, तो उसके लिए आपको गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के मुताबिक फिर आगे चल के पढ़ेंगे कि सेक्शन 10 की दरखास्त कब दी जाएगी, सेक्शन फिर जो है वो 12 वो इंटरम कस्टडी है, और सेक्शन 25 नॉर्मली जिसमें हम दरखास्त देते हैं सेक्शन 10 की देते हैं, कभी कभी सेक्शन 10 अलॉन्ग विद सेक्शन 7। तो मैं आपको इसमें डिफरेंट जो दरखास्तें हैं वो दिखा देता हूँ कि अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन ऑफ पर्सन अलग है, अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी अलग है। उसके बाद उस गार्डियन का अगर वो दिल चाहे किसी भी वजह से वो ज़रूरी समझता है उस बच्चे की प्रॉपर्टी को बेचना, तो गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी कोर्ट से क्या लेगा, परमिशन लेगा। परमिशन लेने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को वो क्या करेगा, अब वो परमिशन कैसे लेगा, अगर आपको एतराज़ है किसी गार्डियन के ऊपर और आप उसको रिमूव करवाना चाहते हैं तो किस सूरत में एक गार्डियन रिमूव होगा, डिस्चार्ज होगा, या किस वक्त एक गार्डियन जो है वो रिप्लेस होगा विद अनदर गार्डियन, वो इंशाल्लाह भी नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने सिंपल ये 2-4 बातें मैंने देखनी थी। एक तो एज के हवाले से मैंने आपको बताना था, एज के हवाले से क्या है कि 18 साल से कम अपॉइंटमेंट हो गई तो फिर 21 साल तक वो अपॉइंटेड रहेगा। ये मुकदमा एक्चुअल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर है, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो अपनी पावर सिविल जज को कन्फर कर दे तो सिविल जज के पास भी ये पावर क्या होगी। मैं सिविल कोर्ट का लफ्ज़ यूज़ नहीं कर रहा, अभी आपने ये चीज़ गौर करनी है, मैं सिविल कोर्ट नहीं कह रहा,
क्योंकि सिविल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज भी आता है और सिविल कोर्ट में सिविल जज भी आता है। तो सिविल कोर्ट का लफ्ज़ नहीं, सिविल जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सिविल जज, ये दोनों क्या है, ये सिविल कोर्ट है, क्योंकि हमने इन लफ्ज़ों का ख्याल रखना है।